स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे साझेदारों की पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इसकी 3 विधियाँ हैं ज्ञात करने के लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली विधि जो है वह कहती है कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है। दूसरा है जब पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाए। और तीसरी स्थिति है जब नई फर्म की पूंजी प्रश्न में दी गई हो जिसका समायोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि यदि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न में आपको नए साझेदार की पूंजी दी जाएगी और ओल्ड साझेदारों की पूंजी का समायोजन हमें करना होता है। अब यहाँ पे इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास इन 3 चरणों का हमें पालन करना होगा। सर्वप्रथम हम फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, किस आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। दूसरी स्टेप जो है वह कहती है कि फर्म की कुल पूंजी का बंटवारा, यानी जब हमें फर्म की कुल पूंजी प्राप्त हो जाएगी तो फिर इस कुल पूंजी का बंटवारा हम नए लाभ विभाजन अनुपात में करेंगे। और तीसरा है पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी की तुलना ज्ञात की गई नई पूंजी से की जाएगी। यानी अब हमें नया लाभ विभाजन अनुपात से कुल पूंजी ज्ञात हो गई है और पुराने साझेदारों की जो समायोजित पूंजी है वह भी हमें ये ज्ञात हो गई है। अब इन दोनों की तुलना करेंगे, वह अंतर की राशि का समायोजन नगद खाते या साझेदारों के चालू खाते के माध्यम से किया जाएगा। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है, यदि प्रश्न में ऐसी सूचनाओं का अभाव होगा तो हम समायोजन सदैव नगद खाते के माध्यम से ही करेंगे, और अगर सूचना दी जाती है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट के माध्यम से इसका समायोजन करेंगे। अब ये कैसे ज्ञात की जाती है इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न कह रहा है ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। उन्होंने सी को फर्म में 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश दिया और सी पूंजी के लिए 40,000 रुपये लेकर आता है। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः 1 लाख व 25,000 है। यह निश्चित हुआ कि पुराने साझेदारों की पूंजी से सी की पूंजी के आधार पर समायोजन किया जाएगा। अब हम सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। तो हमें यहाँ पर सी के द्वारा व्यवसाय में लाई गई पूंजी कितनी है, 40,000 रुपये। तो हम 40,000 इंटू 4/1 हिस्सा कैलकुलेट करेंगे तो 1,60,000 रुपये हमें फर्म की कुल पूंजी ज्ञात हो जाएगी। अब इस आधार पर हम ए का नया अनुपात निकालेंगे और बी का नया अनुपात निकालेंगे। यहाँ 3/4 जो है वो 1/4 के नए अनुपात का है, और दूसरा जो 3/4 है वह हमारे लिए पुराना जो अनुपात है उनका उसमें से लिया गया है। कैलकुलेट करके हमें 9/16 ए का नया अनुपात प्राप्त होता है। इसी प्रकार बी के लिए नए का 1/4 से 3/4 और पुराने का 3:1 से 1:4 हमने लिया, और कैलकुलेट करके 3/16 हमारे नया अनुपात प्राप्त हो गया। अब हमें ए, बी और सी का एक नया अनुपात प्राप्त हो गया है जिसे हम 9, 3 और 4 कह सकते हैं। इस आधार पर तीनों साझेदारों की पूंजी ज्ञात की जाएगी। पहले अनुपात के आधार पर हम ए की पूंजी ज्ञात करेंगे 1,60,000 इंटू 9/16, यानी हमें 90,000 रुपये प्राप्त होंगे। बी की राशि इसी प्रकार 30,000 प्राप्त होगी, और सी की हमें पता ही था कि 40,000 रुपये सी का अमाउंट है। अब पूंजी के नए और पुराने अनुपात के आधार पर अंतर ज्ञात किया जाएगा। तो ए का जो पुराना था वो 1 लाख था और नए में 90,000 हो रहे हैं, तो बचे हुए डिफरेंस अंतर की राशि 10,000 रुपये होगी। और बी के लिए 25,000 पुरानी राशि थी और 30,000 नई है, यानी उसे 5,000। अब यहाँ पर प्रश्न में
करंट कैपिटल की जानकारी नहीं दी है तो इसका लेखा कैश से किया जाएगा और हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे इन दो अंतर के आधारों पर। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 से और दूसरा है कैश अकाउंट DR टू 20 कैपिटल 5,000 रुपये से। इस प्रकार ये प्रश्न हल किया जाएगा और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा मेथड है हमारे लिए पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। इसके भी 3 स्टेप हैं जिसके आधार पर इसे हल किया जाता है। पहली स्टेप कहती है कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ज्ञात करेंगे। दूसरा है समायोजित पूंजी के आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे और तीसरा है जब कुल पूंजी ज्ञात हो जाती है तो उसके आधार पर नए साझेदारों की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी को लाभ में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ए व बी की समायोजित पूंजी क्रमशः 40,000 और 20,000 है। वह सी फर्म की कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा पूंजी के रूप में लेकर आएगा। इस आधार पर हम अब ज्ञात करेंगे ए व बी की कुल समायोजित पूंजी कितनी है। तो ए और बी का जो अमाउंट दे रखा है 40,000 प्लस 20,000 यानी 60,000 रुपये। अब इस 60,000 रुपये के आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। उससे पूर्व सी का लाभों में हिस्सा हम देख लेते हैं। 1/6 है तो वहाँ ए और बी का हिस्सा हो जाएगा 1 में माइनस 1/6 यानी कि 5/6 हिस्सा उनका ए और बी का लाभों में हिस्सा है क्योंकि 1/6 सी को दिया जा रहा है। अब फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 60,000 इंटू 6/5 तो 72,000 रुपये हमें कुल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सी की पूंजी में उसका आनुपातिक हिस्सा होगा 72,000 इंटू 1/6 यानी कि 12,000 रुपये। ये सी के लिए हमें प्राप्त हुआ है और कुल पूंजी के रूप में हमें 72,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अब सी जो है वह ए और बी की संयुक्त पूंजी का 1/6 हिस्सा अंशदान करेगा। तो सी की कुल पूंजी कितनी होगी? सी जो कुल पूंजी ज्ञात करेगा तो यानी हमारे पास 72,000 रुपये तो कुल प्राप्त हुए हैं। तो 72,000 में से हम ये 12,000 माइनस कर देंगे तो हमें 60,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब इन 60,000 का 1/6 हिस्सा ज्ञात करेंगे तो 10,000 रुपये हमें सी की पूंजी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम सी की पूंजी ज्ञात कर सकते हैं, कुल पूंजी ज्ञात कर सकते हैं और पुराने साझेदारों के आधार पर कुल समायोजित पूंजी को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की जिसमें कहा गया है कि नए फर्म की पूंजी प्रश्न में दी गई हो तो उसका समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। इसकी भी 3 स्टेप है हमारे लिए। पहली स्टेप कहती है पूंजी का बंटवारा नए अनुपात में होगा। दूसरा है नए साझेदार अपने हिस्से की पूंजी लेकर के आएंगे और तीसरा है पुराने साझेदार अपनी नई पूंजी और समायोजित पूंजी के अंतर को नकद लेकर आएंगे या लेकर चले जाएंगे या फिर चालू खातों से माध्यम से उसका समायोजन किया जाएगा। इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न में कहा गया कि ए व बी फर्म में साझेदार जो 3:1 में लाभ का विभाजन करते हैं उनका चिट्ठा इस प्रकार दिया जा रहा है। चिट्ठे में लाइबिलिटीज़ और असेट्स दी गई है। इधर क्रेडिटर और बिल्स पेबल हैं, इधर कैश एट बैंक और डेटर्स की राशि दी गई है तथा स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल और इसका योग दिया गया है। इधर आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस से लेकर के इनकी कैपिटल साझेदारों की दी गई है, उसका योग भी किया गया है, बराबर है। अब कुछ समायोजन यहाँ पे दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। उन्होंने सी को फर्म में 1:4:17 को प्रवेश दिया और नए लाभ विभाजन अनुपात को बराबर बराबर। अब नया लाभ विभाजन जो होगा वह बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। समायोजन इस प्रकार दर्शाए गए हैं। सी 50,000 पूंजी व 10,000 ख्याति के रूप में लेकर के आता है। लेनदारों में शामिल 4,000 रुपये का भुगतान नहीं करना है। तीसरा है विनियोगों का मूल्यांकन 15,000 पर किया जाएगा। संदिग्ध ऋणों के लिए 5% व देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन 2% बनाए जाएंगे। भूमि और भवन पे 5,000,
से कम मूल्यांकित किए गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के 10,000 से अधिक मूल्यांकित किए गए हैं। फर्नीचर 10% से हास किया जाएगा और ट्रेडमार्क का मूल्यांकन 3,000 तक ही किया जाए। एकस्व का मूल्य 2,000 तक कम करना है और बकाया वेतन 2,000, पूर्वदत्त बीमा के 2,000 तथा एक ग्राहक का दावा है कि 2,000 रुपये उसका हमने स्वीकार किया है। अज्ञात दायित्वों के लिए प्रावधान 5,000, स्टॉक मूल्यांकन 13,000 पर किया जाए और संपत्तियां जो पुस्तक में नहीं लिखी गई है वह 10,000 की है। एक देनदार जिससे 500 रुपये बकाया था डूबत रूप में पूर्ण रूप से उससे प्राप्त भुगतान में हमें हुआ है 400 रुपये। इस आधार पर हमें पुनर्मूल्यांकन खाते का निर्माण करना है। इस प्रकार हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का निर्माण करेंगे। समायोजन हम सारे करेंगे जिस प्रकार के हमें दिए गए हैं। वृद्धि और कमी के आधार पर इसे लिखा जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि पीबीडी जो है वो हमें 5% है और ये हमें 2% कहा गया है। जैसा कि हमें डेप्टर्स 40,000 दिए गए थे, 40,000 का 5% पीबीडी के लिए हम ज्ञात करेंगे तो हमें 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। अब 40,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 38,000। अब 38,000 का 2% निकालेंगे हम डिस्काउंट के लिए तो हमें 760 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इन सबको ऐड और लेस अमाउंट जिस तरफ होता है, जो क्रेडिट जाएंगे उन्हें क्रेडिट, जो डेबिट जाएंगे उन्हें डेबिट लिखा जाएगा और अंत में इनका योग लगाया जाएगा। और जो हमें डिफरेंस प्राप्त हो रहा है उस डिफरेंस के आधार पर हम कैलकुलेशन करके हमने इसका आंसर प्राप्त किया।